हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर 13 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। इसके पहले लिमिट्स से रिलेटेड हमने दो क्लास ले लिया है। उसमें एक में बताया गया है लिमिट्स और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट, दूसरे में बताया गया है कॉन्टिन्यूटी। अब नेक्स्ट आता है डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स क्या होता है, इसकी ओरिजिन कहाँ से होती है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सब कुछ डिटेल्स में जीरो लेवल से और सब कुछ हम सीखते हैं। और अगर आपने कॉन्सेंट्रेट करके सीख लिया तो आपको किसी क्रॉस क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं पड़ी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ द फंक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल्स टू fx, एक कोई फंक्शन है जिसमें वेरिएबल्स दो हैं, एक y है और दूसरा x है। अब तुरंत एक क्रॉस क्वेश्चन रेज होता है। हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स फंक्शंस की डेफिनेशन ना जानते हों, क्या होता है ये भी ना जानते हों, तो मैं बता दूं। फंक्शन की दो डेफिनेशन बताई जाती है। एक सेट्स लेसन्स फंक्शंस में बताते हैं, जिसमें यह कहा जाता है अगर दो सेट्स हैं a और b, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट a हैज द इमेज इन सेट b। ये हो गई डेफिनेशन सेट्स लेसन्स फंक्शंस में, जो हम फंक्शन की डेफिनेशन देते हैं। हम अब यहां बात कर रहे हैं लिमिट्स एंड डेरिवेटिव में फंक्शन की डेफिनेशन। तो ये कहा जाता है रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स आर कॉल्ड फंक्शन। रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। अब मान लो कोई एक फंक्शन हमने y इक्वल्स टू fx लिखा है, तो यहां हमने दो वेरिएबल्स को यूज किया है, एक x है और दूसरा y है। इन दोनों में जो रिलेशन हम रिप्रेजेंट करेंगे, मेंटेन करेंगे, बताएंगे, उसी को फंक्शन कह दिया जाए। फंक्शन में हमेशा दो वेरिएबल्स ही यूज किए जाएंगे, यह ध्यान रखना। अगर हमने y इक्वल्स टू fx लिखा है तो इसकी मीनिंग एक वेरिएबल y है और दूसरा वेरिएबल x है। जो दो वेरिएबल्स यूज किए जाते हैं उसमें एक को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, दूसरे को डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। अगर एग्जांपल में हमने y इक्वल्स टू fx ही लिखा है तो x को कहा जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y को कहा जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। ऐसा क्यों? x की वैल्यू हम कुछ भी लिख सकते हैं, फ्री है, 1 2 3 4 8 9 जो चाहे। लेकिन y डिपेंड करता है x पर। x की जो भी वैल्यू हम लिखेंगे उसी के बेस पर y डिफाइन होगा। इसीलिए y को डिपेंडेंट वेरिएबल और x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। अगर हम कहीं एक दूसरे किसी फंक्शन में z इक्वल्स टू एफ टी लिख रहे हैं, इसमें दो वेरिएबल्स कौन कौन से यूज किए जाएंगे, एक z और दूसरा t। इन दोनों को छोड़कर और सब कुछ कांस्टेंट टर्म है। मान लो किसी एक एग्जांपल में हमने लिख दिया y इक्वल्स टू एफ जेड। इसमें कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, एक y और दूसरा z और सभी कांस्टेंट टर्म। तो एक बात यहां आप सभी क्लियर कर ले कि किसी भी फंक्शन को डिफाइन करते समय जो यहां मैं यूज कर रहा हूं, हम एट ए टाइम दो वेरिएबल्स को ही कंसीडर करेंगे। एक वेरिएबल वह जिसे एक्सप्रेस किया जाएगा, दूसरा वेरिएबल वह जिस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। उन दोनों को छोड़कर हर एक तीसरी वैल्यू को हम कांस्टेंट टर्म मानेंगे। अब हम आ जाते हैं इस फंक्शन पर y इक्वल्स टू एफ जिसे हमने यूज किया है। इसे थोड़ी देर के लिए हटाते हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर इसे लाएंगे। लेट डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई बी द इंक्रीमेंट इन एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। डेल्टा एक्स एक्स का इंक्रीमेंट और डेल्टा वाई वाई का इंक्रीमेंट हमने मान लिया। ये इंक्रीमेंट क्या होते हैं? बच्चों, इंक्रीमेंट यह होता है कि उनकी बेसिक वैल्यू में ऐड हो जाता है। जैसे किसी की अगर सैलरी 1000 रुपीज़ है, मान लो एवरी डे की, पर मंथ उसे कुछ सैलरी मिल रही है, पर एनम कुछ सैलरी मिल रही है। अगले साल मान लो उसको इंक्रीमेंट मिल गया 200 रुपीज़ का, तो वो 200 रुपीज़ उसके बेसिक सैलरी में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो वह अब अगले साल के हर महीने से जो उसकी सैलरी पहले बनती थी उसमें 200 रुपीज़ ऐड करके उसे मिलता रहेगा एवरी ईयर। ये इंक्रीमेंट की बेसिक मीनिंग होती है। ठीक है, अब हमने यहां क्या कहा, लेट डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई बी द इंक्रीमेंट इन एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। डेल्टा एक्स एक्स का इंक्रीमेंट और डेल्टा वाई वाई का इंक्रीमेंट। तो अगले स्टेप में क्या मैं ये कह सकता हूं वाई प्लस डेल्टा वाई इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स? ये तो मैं कह सकता हूं। डेल्टा को कई तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक तो यह भी है जो ट्रायंगल के जैसा है, ये भी डेल्टा है। एक ये भी डेल्टा होता है, मैंने ट्रायंगल से रिप्रेजेंट किया, कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता। हमने इसे मान लिया फर्स्ट इक्वेशन, इसे मान लिया सेकंड इक्वेशन। subtracting equation first from second, subtracting equation first from second, therefore y plus delta y माइनस y, ये LHS हुआ और RHS हुआ f x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स।
अगले स्टेप में प्लस वाई माइनस वाई एक दूसरे से कैंसिल, डेल्टा वाई इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, dividing both sides by delta x. Therefore, delta y by delta x equals to f x plus delta x minus f x divided by delta x. Taking limits delta x tends to 0 with both sides. Limit delta x tends to 0, delta y by delta x equals to limit delta x tends to 0, f x plus delta x minus f x divided by delta x. If this limit is exist, limit delta x tends to 0, delta y by delta x, अगर ये लिमिट इसमें एग्जिस्ट करता है तो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा y बाय डेल्टा x इज कॉल्ड dy बाय dx. इसी को dy बाय dx कह दिया जाता है. अब ये जो RHS का पार्ट है ये एक लिमिट का प्रॉब्लम हो गया. यहां क्योंकि x और डेल्टा x को हमने वेरिएबल्स के बेस पर डिफाइन किया है तो अब ये सॉल्व तो नहीं किया जा सकता. लेकिन अगर कोई एक दूसरे तरह का क्वेश्चन होता, एल्जेब्रिक फंक्शन होता या लॉगरिथमिक या कोई और फंक्शन होता तो हम इसे सॉल्व कर सकते थे. और सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आप पाते वही वैल्यू dy बाई dx के लिए मान लिया जाता. या यूं कहो कि dy बाई dx का वही आंसर मान लिया. तो अब ये जो dy बाई dx बना है ये क्या है, क्या रिप्रेजेंट करता है? ये ध्यान से सुनना. इसमें d जो न्यूमरेटर का d है ये बताता है डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोफिशिएंट और डिफरेंशिएशन. मीनिंग हम डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं. डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोफिशिएंट बात एक ही है. हम डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं किसका? जो d के साथ होगा. d के साथ कौन है? y. तो y का डिफरेंशिएशन हम करने जा रहे हैं. अब डिनोमिनेटर में जो लिखा जाता है उसे कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू. ये कैसे बनता है वो जरा समझो. y वेरिएबल जिस दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाएगा वही डिनोमिनेटर में लिख दिया जाएगा. क्योंकि अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो y वेरिएबल x वेरिएबल के फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है तो डिनोमिनेटर में हम लिख देंगे dx. इसी को कहा जाता है dy बाई dx. और अगर कहीं भी dy बाई dx लिखा हो तो इसकी मीनिंग केवल इतनी ही है कि हमने इसमें केवल दो वेरिएबल्स कंसीडर किया है, एक x और दूसरा y. x और y को छोड़कर और सभी तीसरी वैल्यूज क्या मान लिए जाएंगे? कांस्टेंट टर्म. इसको एक और तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अगर हम चाहें तो इसे लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, क्योंकि y किसके इक्वल है? एफ एक्स के इक्वल है. तो हम इसे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स भी कह सकते हैं. बात एक ही है. तो डिफरेंशिएशन में हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वेरिएबल्स के साथ d को, ये आपके समझ में आ गया होगा. अब थोड़ी देर के लिए अगर सोचो z इक्वल टू एफ टी कहीं दिया गया हो और इसके डिफरेंशिएशन को हमें रिप्रेजेंट करना हो, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डेरिवेटिव ऑफ z का डिफरेंशिएशन. अब z जिस दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया होगा वही डिनोमिनेटर में आपको लिखना है. z वेरिएबल t वेरिएबल के फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है तो आपको डिनोमिनेटर में लिखना है dt. इसके मीनिंग z का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t. और ध्यान रहे z और t को छोड़कर इस पूरे प्रोसेस में और सभी कांस्टेंट टर्म माने जाएंगे. जितने वेरिएबल्स होंगे सब कांस्टेंट टर्म माने जाएंगे z और t को छोड़कर. सिमिलरली अगर एक दूसरे एग्जांपल y इक्वल टू एफ जेड में हम डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो यहां हम लिखेंगे dy मीनिंग डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू z. और dy बाई dz में एक वेरिएबल y माना जाएगा, दूसरा वेरिएबल z माना जाएगा और सभी तीसरे वेरिएबल को हम कांस्टेंट टर्म मानेंगे. ये तो हुआ डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका. और जो ये प्रोसेस मैंने बताया है, दिस प्रोसेस इज यूजफुल फॉर द डिफरेंशिएशन विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल. फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से dy बाई dx की ओरिजिन होती है जो मैंने अभी आपको बताया. लेकिन ये प्रोसेस किसी भी फंक्शंस के डिफरेंशिएशन को भी बता सकता है. ये प्रोसेस किसी भी फंक्शन के डिफरेंशिएशन को भी बता सकता है, लेकिन तब आपको ये प्रोसेस यूज करना है जब आपके क्वेश्चन में यह कहा जाए कि डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करो विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल. अगर फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन करने के लिए नहीं कहा गया तो हम जनरली इस मेथड को यूज नहीं करते, फिर हम डायरेक्ट कर लेते.
डायरेक्ट कैसे डिफ्रेंशिएशन किया जाता है हम वह भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले इस प्रोसेस से, फर्स्ट प्रिंसिपल से कुछ एक फंक्शंस को डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाता है वो हम पहले देख लेते हैं। तो मान लो किसी एक क्वेश्चन के लिए कहा गया डिफ्रेंशिएट ई रेस्ट पावर एक्स, differentiate e raised power x with the help of first principle. Differentiate e raised power x with the help of first principle. अब फर्स्ट प्रिंसिपल अगर कहीं भी लिखा गया हो तो इसकी मीनिंग अंडरस्टूड है कि हमें वही अप्रोच लगाना है जो डिफरेंशिएशन के ओरिजिन के लिए यूज किया गया था। तो अब शुरू करते हैं। लेट y इक्वल्स टू e raised power x, फर्स्ट इक्वेशन, एंड delta x and delta y be the increment in x and y respectively. Then अगला स्टेप हम क्या लिख सकते हैं, y प्लस डेल्टा वाई इक्वल्स टू ई रेस्ट पावर x प्लस डेल्टा एक्स। जहां वेरिएबल x होगा वहीं डेल्टा एक्स होगा ऐड, और जहां y होगा वहीं डेल्टा y होगा ऐड, क्योंकि इंक्रीमेंट उनकी बेसिक वैल्यूज में ही ऐड किए जाते हैं। Subtracting equation first from second, therefore y plus delta y minus y equals to e raised power x plus delta x minus e raised power x. अगला स्टेप y प्लस y माइनस एक दूसरे से कैंसिल, डेल्टा y इक्वल्स टू e raised power x plus delta x minus e raised power x. Dividing both sides by डेल्टा एक्स। अच्छा ध्यान दो, हम वही सारी स्टेप्स यूज कर रहे हैं जो फर्स्ट प्रिंसिपल के लिए यूज किया गया था। और ध्यान देना, ना केवल ई रेज्ड पावर एक्स में, किसी भी क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करने के लिए अगर ये मेंशन है कि फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएट करो तो यही अप्रोच हम लगाएंगे, कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स, देन हम यहां लिख लेंगे डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इक्वल्स टू e raised power x plus delta x minus e raised power x divided by e raised delta x. Taking limits delta x tends to 0 with both sides, therefore delta x tends to 0, delta y by delta x equals to limit delta x tends to 0 e raised power x plus delta x minus e raised power x divided by delta x. अगला स्टेप मैंने ये बता रखा है, इफ लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करता है तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को हम क्या कहते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। तो अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स। और जैसा मैंने कहा था कि जो RHS है वो एक लिमिट का प्रॉब्लम हो गया। अब इस लिमिट के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जो भी वैल्यू पाएंगे वही डिफरेंशिएशन की वैल्यू हो जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी। तो अब सॉल्व करते हैं। लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, हम इसे लिख सकते हैं ई रेज्ड पावर एक्स इंटू ई रेज्ड पावर डेल्टा एक्स, बेस सेम पावर साइड हो जाते हैं, माइनस ई रेज्ड पावर एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। अगली स्टेप में लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, ई रेज्ड पावर एक्स यहां से कॉमन ले लो, तो ई रेज्ड पावर डेल्टा एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। अगली स्टेप में ई रेज्ड पावर एक्स को अगर कॉमन ले लिया जाए तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 ई रेज्ड पावर डेल्टा एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। और अगले स्टेप में अगर हम देखें तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 ई रेज्ड पावर डेल्टा एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, इसकी वैल्यू होती है 1, क्योंकि यह हम जानते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ई रेज्ड पावर एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स, इसका आंसर क्या आता है 1। और मैंने ये आपको बता रखा है लिमिट्स में कि x के जगह पर कुछ भी हो,
कोई भी वेरिएबल आप कंसिडर करो, लेकिन कंडीशन यह है कि सारे एक्स एक जैसे ही होने चाहिए। एक्स की जगह पर 5x कर दो तो 5x 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 तीनों जगह। अगर एक्स की जगह पर आप डेल्टा एक्स यूज कर रहे हो तो सभी एक्स डेल्टा एक्स होने चाहिए। तो ई रेस्ट पावर एक्स इंटू 1, क्योंकि एक्स के जगह पर डेल्टा एक्स यूज हुआ है तो हम उसके जगह पर 1 लिख सकते हैं। और जो dy बाई डी एक्स है हम उसके जगह पर लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। वाई क्या है? वाई क्या है जरा चेक करके देखो। वाई है ई रेस्ट पावर एक्स, तो इसके मीनिंग डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस्ट पावर एक्स इक्वल टू ई रेस्ट पावर एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस्ट पावर एक्स इक्वल टू ई रेस्ट पावर एक्स, मीनिंग ई रेस्ट पावर एक्स का डिफरेंशिएशन अगर हम करें तो ई रेस्ट पावर एक्स ही होना चाहिए। यह हमने प्रूव कर दिया। ई रेस्ट पावर एक्स का डिफरेंशिएशन यही रहे। ठीक है, ये फॉर्मूले में आपको बताया जाएगा, लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल से जो भी आपको दिया जाएगा फंक्शन डिफरेंशिएट करने के लिए, वो एक जस्ट लाइक डेरिवेशन हो जाता है, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स की ओरिजिन को बताता है, डी वाई बाई डी एक्स के डेरिवेशन को बताता है। तो इस तरह से हम ई रेस्ट पावर एक्स की ओरिजिन कहां से होती है, उसका डिफरेंशिएशन ई रेस्ट पावर एक्स ही क्यों लिखते हैं, ये बात समझ में आ जाए। इस तरह से आप अगर चाहें तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं, ए रेस्ट पावर एक्स का डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। फ्री है, प्रोसेस यही रखेंगे और डिफरेंशिएट करते चले जाएंगे। क्योंकि जब आप फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएट करेंगे तो बच्चों आप अच्छी तरह से यहां देख लो थोड़ा सा स्टेप, ये इतने स्टेप्स यहां तक कॉमन है, ये देखो यहां तक सारी स्टेप्स कॉमन है। इसके बाद यहां से एक लिमिट का क्वेश्चन हो जाता है, यहां से लिमिट का क्वेश्चन हो जाता है, यहीं से आपको सिंप्लीफाई करना पड़ता है। जब लिमिट का कौन सा फार्मूला लगाएं और उसके अकॉर्डिंगली जो वैल्यू मिलेगी वही आपका आंसर हो जाए। तो इसके लिए आपका लिमिट में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर लिमिट में कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आप इसे इजीली कर सकते हैं, अदरवाइज कंफ्यूजन होगी, नहीं कर सकते। डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टीज यूज किए जाते हैं, वो क्या है प्रॉपर्टीज वह भी सुन लेते हैं, फिर उसके बाद आगे की हम बात करेंगे। ये डिफरेंशिएशन की ओरिजिन आपके समझ में आ गई और इससे आप किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करके उसका आंसर निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑन डिफरेंशिएशन। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में यह कहा जाता है कि अगर कई फंक्शंस एडिशन और सब्ट्रैक्शन साइन के साथ दिए जाएं और उनको आप डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो सभी फंक्शंस को अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, प्लस या माइनस जो साइन दिया जाए उसी के अकॉर्डिंगली। एक बार फिर समझो, मान लो डी बाई डी एक्स ऑफ f1x प्लस माइनस f2x दिया गया और इसे डिफरेंशिएट करना है, तो आप इसे लिख सकते हो डी बाई डी एक्स ऑफ f1x प्लस माइनस जो भी साइन दिया जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ f2, मीनिंग फर्स्ट का डिफरेंशिएशन अलग, सेकंड का डिफरेंशिएशन। अगर और भी फंक्शंस दिए जाते एडिशन सब्ट्रैक्शन फॉर्म में तो आप एज इट इज जितने फंक्शंस दिए जाते हैं सबको अलग अलग डिफरेंशिएट करते चले जाते। ठीक, सेकंड सेकंड प्रॉपर्टी डी बाई डी एक्स ऑफ के इंटू एफ एक्स। अगर किसी कांस्टेंट टर्म के साथ कोई फंक्शन दिया जाता है, अगर किसी कांस्टेंट टर्म के साथ कोई फंक्शन दिया जाता है तो कांस्टेंट टर्म को आप बाहर करो और उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो। अब क्वेश्चन तुरंत रेज होता है कि हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा कांस्टेंट टर्म है। बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट, अगर आप डी वाई बाई डी एक्स कर रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स कर रहे हैं तो वाई और एक्स को छोड़कर सारे कांस्टेंट टर्म है और जितने कांस्टेंट टर्म होंगे सबको आप बाहर कर दोगे और उसके बाद जो बचेगा उसी को डिफरेंशिएट करना। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट किसी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन करने के लिए कहा गया तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है। किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो। बार बार मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, क्यों यूज कर रहा हूं? क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है कांस्टेंट टर्म वेरिएबल में। अगर हमने डी वाई बाई डी एक्स किया है तो वाई और एक्स को छोड़कर सब कुछ कांस्टेंट टर्म है, जितने भी वेरिएबल्स दिए जाएंगे, यह ध्यान रखना। इन दोनों प्रॉपर्टीज में के इज ए कांस्टेंट टर्म, इन दोनों प्रॉपर्टीज में के कांस्टेंट टर्म माना जाएगा।
के इज ए कांस्टेंट। नेक्स्ट आ जाता है फॉर्मूलेज ऑन डिफरेंशिएशन। फॉर्मूलेज ऑन डिफरेंशिएशन बच्चों, कुछ बेसिक फार्मूला मैं आपको बता रहा हूं और फिर उसे आगे मैं कंटिन्यू कर दूं। ठीक है, अभी सारे फार्मूलेज मैं नहीं बता रहा, कुछ एक फार्मूलेज और उस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, क्योंकि 11th में बहुत ज़्यादा डिटेल्स में डेरिवेटिव नहीं है। ठीक है, डेरिवेटिव आप यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और इसके बाद 12th में इसका ब्रॉड फॉर्म डिफ्रेंशिएशन पूरा विद एप्लीकेशंस। फिर 12th में इंटीग्रेशन भी है, उसके भी एप्लीकेशंस हैं। तो वहाँ तो सब कुछ आपको पढ़ना ही पढ़ना है। यहाँ आप जितने अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर किए रहेंगे 12th आपके लिए उतना ईजी हो जाएगा। डिफरेंशिएशन के लिए फार्मूले में कहा जाता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस्ट पावर एन। मैं आपको बता दूं, जब तक मैं कोई अगला स्टेटमेंट नहीं कहता तब तक आप केवल दो वेरिएबल्स को ही कंसीडर करते रहेंगे, एक एक्स और दूसरा वाई। जब मैं कोई अगला स्टेटमेंट कहूंगा तो आपको डिफरेंस भी मैं बता दूंगा कि अब आप ये वेरिएबल क्यों ले रहे हैं और कैसे यूज करेंगे इसे। तो जब तक मैं कोई अगला स्टेटमेंट नहीं कहता आप केवल दो वेरिएबल्स को ही कंसीडर करते रहेंगे, एक एक्स और दूसरा वाई। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस्ट पावर एन, इसका फॉर्मूला बनता है एन एक्स रेस्ट पावर एन माइनस वन। एन एक्स रेस्ट पावर एन माइनस वन, इसमें एन कांस्टेंट टर्म, एन इज ए कांस्टेंट टर्म। दूसरा फॉर्मूला बनता है डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस्ट पावर एक्स। ई रेस्ट पावर एक्स का फॉर्मूला होता है ई रेस्ट पावर एक्स लॉग ए, इसमें ए कांस्टेंट टर्म, ए इज ए कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म की मीनिंग एक्स और वाई को छोड़कर कुछ भी हो इसके जगह पर, क्योंकि मैंने आपसे यही कहा कि जब तक मैं कोई अगला स्टेटमेंट नहीं कहता तब तक आप केवल दो वेरिएबल्स ही कंसीडर करते रहेंगे। तो ए कोई भी कांस्टेंट टर्म माना गया, ए के जगह पर कुछ भी लिखा जा सकता है, कंडीशन यह एक्स वाई नहीं होना चाहिए। थर्ड फार्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस्ट पावर एक्स। ई रेस्ट पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेस्ट पावर एक्स होता है। नेक्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होता है वन बाय एक्स। हम पहले इन्हीं फोर फार्मूलेस पर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, फिर आगे की हम बात करें। अभी ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म मैंने कोई नहीं बताया है आपको, यह भी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी हम पहले इन पर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, जब तक मैं कोई अगला स्टेटमेंट नहीं कहता आप केवल दो वेरिएबल्स को ही कंसीडर करेंगे, एक एक्स और दूसरा वाई। तो चले सुनते हैं। मान लो किसी क्वेश्चन में कहा गया इफ y इक्वल्स टू एक्स क्यूब फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, ये क्वेश्चन है। अब हमने यहां किया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस्ट पावर थ्री। यही एक्स रेस्ट पावर थ्री यहां है, जरा समझो, यही एक्स रेस्ट पावर थ्री यहां दिया गया है, जो एक्स रेस्ट पावर एन के फॉर्म में। लिखने का तरीका यही है। कहां से स्टार्ट हुआ? वाई से। अब अगर इस क्वेश्चन को हम इससे कनेक्ट करें पहले स्टेप से, तो पहले स्टेप से कनेक्ट करने के बाद ये बात क्लियर हो जाएगी कि दो वेरिएबल्स माने गए हैं, एक एक्स और दूसरा वाई। एक बात तो क्लियर हो जा रही है। अब एक्स रेस्ट पावर एन क्या बताता है? एक्स रेस्ट पावर एन ये बताता है कि एक्स वेरिएबल है और पावर थ्री कांस्टेंट टर्म है। कंप्लीट फंक्शन एक्स रेस्ट पावर थ्री है, कंप्लीट फंक्शन एक्स रेस्ट पावर थ्री है, जिसको हमें डिफरेंशिएट करना है। लेकिन वेरिएबल क्या है एक्स रेस्ट पावर थ्री में, हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि कभी कभी क्लियर नहीं हो पाता कि एक्स रेस्ट पावर थ्री में वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट टर्म क्या है। यहां तो इजी है, मैं पैटर्न आपको बता दूं, इजी रहेगा समझने में। ध्यान से सुनो। आप जो क्वेश्चन आपको दिया जाए, जो क्वेश्चन आपको दिया जाए उससे रिलेटेड जो फार्मूला है, उस फार्मूले में एक्स जो जहां भी है वही वेरिएबल है। एक्स के जगह पर, एक बार फिर समझो मैं क्या कह रहा हूं, जो आपको क्वेश्चन दिया गया
उससे रिलेटेड चेक करो फार्मूला कौन सा आप लगा रहे हो। उस फार्मूले में x के जगह पर x और y के टर्म्स में आप जो भी लिखोगे वही वेरिएबल माना जाए और सब कांस्टेंट टर्म। हम इसमें कौन सा फार्मूला लगाना चाहते हैं? फर्स्ट फार्मूला लगाना चाहते हैं। अब फर्स्ट फार्मूले में x के जगह पर हमारे पास क्या है? x ही है, मीनिंग वेरिएबल वही है जो हमें फार्मूले में चाहिए, तो डायरेक्ट इसे यूज कर लो। अब फार्मूला क्या बनता है? जो पावर होगा कांस्टेंट टर्म वो फ्रंट पर आएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं 3x 3-1। ये तो फार्मूला है nx n-1, तो ये लिख दिया जाएगा 3x²। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। मान लो किसी एग्जांपल में, अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, जैसे y=x³ से हमने शुरू किया था, d/dx ऑफ x³ तक लेकर आए थे, प्रोसेस यही है। अब मान लो किसी क्वेश्चन में कहा जाए d/dx ऑफ x⁻⁻⁴। बात एक ये देखो, यही है एग्जांपल। ये मान लिया गया कि y=x⁻⁻⁴ दिया गया था, फिर आपने dy/dx से यहां तक पहुंच चुके हैं। अब इसको डिफरेंशिएट कैसे किया जाए? x⁻⁻⁴ चेक करो, इससे रिलेटेड फार्मूला कौन सा है? फार्मूला पहला है, और उस पहले फार्मूले में x के जगह पर क्या है? x है, कोई कंफ्यूजन नहीं। वेरिएबल हमारा जो फार्मूले में x है वही यहां भी है, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब हम लगा देंगे फार्मूला -4x-4-1, और अगला स्टेप क्या होगा? -4x⁻⁵। पावर -5 अगर इसको डिनोमिनेटर में लिखना चाहते हैं तो -4 डिवाइडेड बाई x⁻5 लिख सकते हैं, यही आंसर है। एक और एग्जांपल देखो, मान लो किसी क्वेश्चन में कहा गया d/dx ऑफ x⁻3/2। अब क्या होगा? चेक करो, इससे रिलेटेड फार्मूला कौन सा है? फार्मूला है पहला, और उसमें x के जगह पर x ही है, कुछ कोई टेंशन की बात नहीं है। x के जगह पर x है तो बिल्कुल ठीक है। अब फार्मूला वही लगा दो, n जो पावर में होगा वो फ्रंट पर आएगा, और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, तो 3/2 -1 हो गया। और अगले स्टेप में हम लिख देंगे 3/2 x 3/2 -1, दैट इज 1/2। यही आंसर हो गया। 1/2 x के पावर में है, इसे आप √x भी कह सकते हैं, तो 3/2 √x, यही आंसर है। मैंने एक वर्ड बार बार यूज किया है कि आपको जो क्वेश्चन दिया गया चेक करो उससे रिलेटेड फार्मूला कौन सा है, और उसमें वेरिएबल सर्च करो। बच्चों, फंक्शंस जो हमें मिलेंगे डिफरेंशिएट करने के लिए, फंक्शंस के केवल 5 टाइप्स बनते हैं, इससे अधिक बनते ही नहीं है। पहला, एलजेब्रिक फंक्शन। पहला कौन सा फंक्शन होता है? एलजेब्रिक। दूसरा कौन सा फंक्शन होता है? एक्सपोनेंशियल। तीसरा कौन सा फंक्शन होता है? लॉगरिथम। फोर्थ कौन सा फंक्शन होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक। और फिफ्थ कौन सा फंक्शन होता है? इनवर्स। इनवर्स फंक्शन। पहचानेंगे कैसे? क्या है तरीका? अब एलजेब्रिक क्या होता है? ऐसे किसी भी फंक्शन को हम एलजेब्रिक फंक्शन कहते हैं जिसमें बेस वेरिएबल होता है, पावर कांस्टेंट टर्म होता है। बेस वेरिएबल, पावर कांस्टेंट टर्म, जैसे 2x, x⁻3, x⁻⁻2, x⁻1/2, ये सब एलजेब्रिक फॉर्म है। बेस वेरिएबल, पावर कांस्टेंट टर्म, ये ध्यान रखना। अगर आप इसे जब भी देखो वीडियो तो आप स्टेटमेंट जरूर लिख लेना अपने रजिस्टर पर, जिससे कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी कि हम एलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल में डिफरेंस कैसे करेंगे। क्योंकि हम एलजेब्रिक जब तक पढ़ते हैं फिर तब तक तो ठीक रहता है, जब एलजेब्रिक को किसी और के साथ पढ़ते हैं तो कंफ्यूजन होती है कि भाई एलजेब्रिक क्या था। तो ये कंफ्यूजन ना हो इसलिए अगर आप चाहेंगे तो लिख लेते हैं। एक्सपोनेंशियल क्या होता है? एलजेब्रिक कहा जाता है बेस वेरिएबल, पावर कांस्टेंट टर्म। इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा, पावर वेरिएबल, बेस कांस्टेंट टर्म। पावर वेरिएबल, बेस कांस्टेंट टर्म। अब बेस कांस्टेंट टर्म, बेस कांस्टेंट टर्म तो कुछ भी हो सकता है। 2⁻x कर दो, 3⁻x कर दो, 2⁻x पर पावर 4 कर दो, 4x² कर दो, 4⁻3x कर दो, ये सब एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। लेकिन जब बात आती है कि बेस कांस्टेंट टर्म पावर वेरिएबल, तो इसे दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो इस तरह से, कोई न्यूमेरिक वैल्यू हो बेस में। दूसरा, ई के फॉर्म में भी इसे डिफाइन कर लिया जाता है, e⁻x। अभी भी तो वही है, ई कांस्टेंट टर्म ही तो है और पावर वेरिएबल है। तो इसके मीनिंग हम इसे दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक,
डायरेक्ट न्यूमेरिक वैल्यू उसके बेस में और दूसरा ई के बेस में। ठीक है, ई रेस्ट पावर एक्स कर दो, ई रेस्ट पावर एक्स स्क्वायर कर दो, ई रेस्ट पावर 4x कर दो, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के 2 टाइप्स बन गए। लॉगरिथमिक क्या है? जो लॉगरिथमिक में लॉग के साथ वेरिएबल्स आ जाएं, वो लॉगरिथमिक फंक्शन मान लिए गए। लॉग के साथ वेरिएबल्स आ जाएं। अब अभी तो मैंने कहा कि जब तक आपसे कोई अगला स्टेटमेंट मैं ना कहूं तब तक आप केवल 2 वेरिएबल्स कंसीडर करोगे, एक एक्स और दूसरा वाई। तो अब लॉगरिथमिक फंक्शन कौन सा हुआ भाई? लॉग एक्स कर दो, लॉग 2x कर दो, लॉग वाई कर दो, लॉग वाई स्क्वायर कर दो। ये सब क्या है? लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉग एक्स प्लस 2 कर दो, लॉगरिथमिक के साथ वेरिएबल्स इंक्लूड कर दो। अब वेरिएबल्स एक्स और वाई है तो एक्स और वाई के टर्म्स में आप कुछ भी लिख दो। लेकिन अगर मैं लिख दूं log 5, क्या ये भी लॉगरिथमिक फंक्शन है? नहीं बच्चों, ये कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि ना ही इसमें एक्स है ना ही वाई है, तो ये कांस्टेंट टर्म ही तो हुआ। ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होता है ये आप सभी अच्छी तरह से जानते होंगे। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ये 7 वेरिएबल्स इंक्लूड हो जाए, ये 7 वेरिएबल्स इंक्लूड हो जाए। जैसे साइन 2x, साइन 2x प्लस 4, टेन 3x। हमने टेन 3x लिखा तो वेरिएबल है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जब ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू के साथ, जैसे साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक के साथ जो भी लिखते हैं वो एंगल माना जाता है। कोई फर्क नहीं पड़ता, एंगल वेरिएबल्स के फॉर्म में है। टेन 2x एंगल ही है। जो आपने पढ़ा है वह सही है कि ट्रिग्नोमेट्रिक के साइन कॉस टेन कॉसेक का जो लिखा जाता है वो एंगल होता है। अभी भी मैं वही कह रहा हूं, एंगल ही है, बिल्कुल भी परेशान ना हो। लेकिन अब ये वेरिएबल्स के फॉर्म में। इनवर्स क्या होता है? इनवर्स में ये होता है जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है, साइन इनवर्स कर दिया गया, साइन इनवर्स 2x कर दिया गया, साइन इनवर्स 4x कर दिया जाए इनवर्स फॉर्म में। तो जितने क्वेश्चंस में मिलेंगे वो इन 5 में से ही किसी ना किसी एक फॉर्म में मिलेंगे। और जो फार्मूलेज मैंने अभी बताया उसमें पहला फार्मूला एल्जेब्रिक का ही है, चेक करके देख लो। पहला किससे रिलेटेड है? एल्जेब्रिक से रिलेटेड है। दूसरा और तीसरा जरा चेक करके बता दो कितने कौन से हैं। सेकेंड और थर्ड फार्मूला, क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि ये दोनों एल्जेब्रिक फॉर्म के, सॉरी एक्सपोनेंशियल फॉर्म के हैं? क्यों? क्योंकि ए कांस्टेंट टर्म, ए की वैल्यू हम कुछ भी लिख सकते हैं, 2 3 4 8। और थर्ड है ई रेज्ड पावर एक्स, और ये दोनों एक्सपोनेंशियल फॉर्म को डिफाइन कर रहे हैं। तो मीनिंग जो फार्मूला हमने लिखा है वो 3 तरह के फंक्शंस के बेस पर लिखा है। ठीक, जरा देखते हैं। मान लो साइन ऑफ डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टी एक्स, टी रेज्ड पावर एक्स। अब चेक करो, इसमें कंप्लीट फंक्शन तो यही है, एलजेब्रिक सॉरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, 3 रेज्ड पावर एक्स दिया गया है। वेरिएबल क्या है इसे चेक करने के लिए आप इस क्वेश्चन को फार्मूले के पास ले जाओ, क्वेश्चन को फार्मूले के पास ले गए और चेक करो फार्मूले में एक्स के जगह पर क्या है। भाई एक्स के जगह पर तो एक्स ही है, तो वेरिएबल एक्स है। वेरिएबल के जगह पर कुछ भी लिखा जाए, लेकिन एक कंडीशन है, जो कुछ लिखा जाए वो एक्स और वाई वेरिएबल से रिलेटेड ही होना चाहिए। अगर मैं कह दूं 3 रेज्ड पावर टी, क्या ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। क्यों कांस्टेंट टर्म है? क्योंकि एक्स और वाई से रिलेटेड ये नहीं है। तो अब टी रेज्ड पावर एक्स का फार्मूला जो होगा वो क्या होगा? टी रेज्ड पावर एक्स लॉग, ये हो गया, चेक करके देख लो, ए रेज्ड पावर एक्स लॉग ए, तो 3 रेज्ड पावर एक्स लॉग 3। मान लो एक कोई दूसरा एग्जांपल, डी बाई डी एक्स ऑफ टी रेज्ड पावर 4 रेज्ड पावर एक्स, तो इसका आंसर क्या होगा? 4 रेज्ड पावर एक्स लॉग 4। वेरिएबल क्या है? एक्स है, वेरिएबल एक्स है। आगे चलते हैं, ई रेज्ड पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज्ड पावर एक्स। भाई जो ई रेज्ड पावर एक्स का डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन दोनों ई रेज्ड पावर एक्स ही होता है, लेकिन ई रेज्ड पावर एक्स अगर आप देखो तो इसमें फंक्शन तो एक्सपोनेंशियल का है, ई रेज्ड पावर एक्स, लेकिन अगर वेरिएबल की बात की जाए तो वेरिएबल एक्स है। कैसे पता चला? इस क्वेश्चन को ओरिजिनल फार्मूले से मैच कराओ। अब ओरिजिनल फार्मूले में हमें एक्स के जगह पर एक्स ही दिखा, देखो एक्स के जगह पर एक्स ही तो दिख रहा है ना,
तो इसकी मीनिंग यहां भी हमारे पास x के जगह पर x है तो वेरिएबल x है। और अगर हम अगले की बात करते हैं, अगर हम अगले फार्मूलेस की बात करें, log x, डी बाई डी एक्स ऑफ log x, log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x। log x लॉगरिथमिक फंक्शन तो है, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल क्या है, log के साथ फंक्शन को देखो, जो क्वेश्चन हमें दिया गया था उसमें x के जगह पर फार्मूले में x है, फार्मूले में log के साथ जो लिखा गया है वही वेरिएबल है। कैसे पहचानोगे, एक बार फिर इसे क्लियर कर लो। फार्मूले में लॉग, अगर आप लॉगरिथमिक का फार्मूला लगाना चाहते हो तो फार्मूले में लॉग के साथ x और y के टर्म्स में जो दिया जाएगा वही वेरिएबल है। फार्मूले के लॉगरिथमिक फंक्शन में लॉग के साथ जो दिया जाएगा x और y के टर्म्स में वही वेरिएबल है। 1/x हमने लिख दिया। ठीक है, हम इस पर फिर आएंगे और इसके और अच्छी तरह से डिटेल्स फंक्शंस की प्रिपरेशन करेंगे, डेरिवेटिव सीखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको कुछ और तरीके के फंक्शंस बता दिए जाए, फिर हम आगे की बात करें। आगे चलो बच्चों, मान लो हमसे कहा गया इफ y इक्वल्स टू 4x रेज्ड पावर 3 प्लस 5 रेज्ड पावर x प्लस t log x, ये में दिया गया, माइनस 2 रेज्ड पावर x, फाइंड dy बाई dx। 4 स्टेप्स डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन कंप्लीट, 4 स्टेप्स डिफरेंशिएशन का स्टेप कंप्लीट। क्या है सुनते हैं। dy बाई dx इक्वल्स टू d बाई dx ऑफ y, d बाई dx ऑफ y के जगह पर ये कंप्लीट वैल्यू लिख लो, 4x क्यूब प्लस 5 रेज्ड पावर x प्लस 3 log x माइनस 2 रेज्ड पावर x। पहला स्टेप क्या है, d बाई dx ऑफ फंक्शन, आप ये पे लिख लो। दूसरा स्टेप, सबको सेपरेट कर ले। दूसरे स्टेप में क्या है, सबको सेपरेट करो। d बाई डी एक्स ऑफ, यह हम जानते हैं प्रॉपर्टीज में मैंने आपको बताया है कि अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन फॉर्म में फंक्शन दिए जाते हैं तो सभी को सेपरेट कर लिया जाता है। d बाई डी एक्स ऑफ 4x क्यूब प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 5 रेज्ड पावर x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ t log x प्लस माइनस है d बाई डी एक्स ऑफ 2 रेज्ड पावर x। दूसरा स्टेप है ये। तीसरा स्टेप, कांस्टेंट टर्म अगर कोई हो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में या डिवीजन फॉर्म में तो उसे बाहर करो। फंक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में या डिवीजन फॉर्म में अगर कोई कांस्टेंट टर्म हो तो उसे बाहर करो। थर्ड स्टेप है ये। अब पहले में 4 कांस्टेंट टर्म है जो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है तो इसे बाहर कर दो। 4 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज्ड पावर 3। ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि बच्चों प्रॉपर्टीज में आपने सीखा तो है यही, जरा देखो k इंटू एफ एक्स, तो कांस्टेंट टर्म बाहर ही तो किया जाता है ना, इसलिए हमने ये किया। ठीक, तो k इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस, देखो सेकेंड पार्ट में कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में या ना ही डिवीजन फॉर्म में, तो उसको एज इट इज रखो। जिसमें नहीं है उसमें कोई टेंशन नहीं है, जिसमें है उसे बाहर कर दो, नहीं है कोई बात नहीं। प्लस थर्ड में है 3, तो 3 को बाहर निकालने के बाद डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स लिख दो। और फोर्थ में 2 है तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज्ड पावर एक्स, ये फोर्थ। नेक्स्ट स्टेप फार्मूला लगा दो। पहला स्टेप क्या था, आप डी बाई डी एक्स के साथ लिखो। दूसरा स्टेप सेपरेट कर लो। तीसरा स्टेप कांस्टेंट टर्म अगर कोई हो तो उसे बाहर कर लो। फोर्थ स्टेप फार्मूला लगा दो। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, ये एल्जेब्रिक फॉर्म है, एल्जेब्रिक फॉर्म में एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 इंटू एक्स रेज्ड पावर 3 माइनस 1। वेरिएबल एक्स है, कोई परेशानी नहीं है, कुछ नहीं आगे लिखेंगे, यही हमने छोड़ दिया। प्लस 5 रेज्ड पावर एक्स, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ए रेज्ड पावर एक्स वाला, तो हम लिखेंगे 5 रेज्ड पावर एक्स लॉग 5।
प्लस 3 डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स लॉगरिथमिक फंक्शन है। फार्मूले में जहां लॉग एक्स है, एक्स के जगह पर यहां भी हमारे पास केवल एक्स है, कोई टेंशन नहीं, डायरेक्ट आप लिख लोगे 1/x। 5 रेस्ट पावर एक्स में भी वेरिएबल के जगह पर एक्स ही है, कोई परेशानी नहीं, लिख लेंगे -2 ई रेस्ट पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेस्ट पावर एक्स ही होगा, और क्योंकि एक्स के जगह पर एक्स ही है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब यही आपका आंसर है। फिफ्थ स्टेप आप कंक्लूजन स्टेप, आंसर स्टेप आप लिख सकते हैं। तो 12x² प्लस 5 रेस्ट पावर एक्स लॉग 5 प्लस 3/x माइनस 2 ई रेस्ट पावर एक्स, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो जब भी कोई क्वेश्चन आपको दिया जाए, आपको 4 स्टेप्स करने हैं। फिफ्थ स्टेप आपका आंसर स्टेप है। 4 स्टेप्स में आपके सारे डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस कैलकुलेट हो जाएंगे। अभी जो मैं बेसिक्स बता रहा हूं वो सारे मीन्स ये नहीं कि आपको जो मेथड्स बताए जाएंगे सबके अकॉर्डिंगली, अभी जो मैं बेसिक्स बता रहा हूं उसके अकॉर्डिंगली सारे क्वेश्चंस कैलकुलेट हो जाएंगे।